हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तंत्र थे तो उसके हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, देन कुछ बचे हैं जो आज की वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहली बात तो लोकतंत्र किसी भी देश में होना क्यों जरूरी है। तो आप में से जो भी पहला वीडियो देखा होगा उसको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और जो नहीं देखा है अभी ये दूसरा वीडियो देख रहा है, दूसरा पार्ट इसका, तो वीडियो आप अभी बंद करो और पहले जाके आप पहला पार्ट देखो, अच्छे से समझो, देन उसके बाद आप दूसरा पार्ट देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें हमने माया की कहानी पढ़ी थी पहले पार्ट में, कि उसमें कैसे कैसे वो जब सुनती है कि रंग भेद के कारण एक जो हेक्टर नाम का बच्चा था उसे मार दिया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वो विरोध कर रहा था। ठीक है, तो एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, खुलेआम, मतलब अपने जो भी हमको पसंद नहीं है हम उसमें विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल। और सरकार जो भी निर्णय ले रही है उसकी या तो हमको सफाई दे या हमको वो काम उनका पसंद नहीं है, उसके खिलाफ हम क्या ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो हमने देखा था कि लोकतंत्र सरकार किसी भी देश के लिए आखिर इम्पोर्टेंट क्यों होती है। इसमें आप पार्टिसिपेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकते हो, उसके पक्ष में भी हो सकते हो, विपक्ष में भी हो सकते हो। ठीक है, आप कैसे भी हो, तो आप गवर्नमेंट के मतलब उसमें भागीदार के तरीके किसी भी तरह के हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे अब विवादों का समाधान कैसे किया जाता है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि विवादों का समाधान कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आप सभी के बहुत सारे ये डाउट्स हैं, या कि बोले कि आप सभी के क्वेश्चंस है कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता है, तो अभी सब कुछ आप बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग नोट्स बिल्कुल मत बनाओ अभी। यदि मेरा सजेशन मानो तो मैं तो यही बताऊंगी कि आप अभी नोट्स मत बनाओ, क्योंकि अभी आपको कुछ जितनी भी आप बुक पढ़ोगे आपको वो सारी इम्पोर्टेंट लगेगी। आपको लगेगा कि मैं क्या छोड़ दूं, क्या लिख दूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार, उसको समझो बहुत अच्छे तरीके से कि आखिर ये है क्या चीज़, क्या इसमें पूछा गया है, क्या कैसे। ठीक है, कितना चीज़ हमको पढ़ना है, कितना छोड़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, यूपीएससी में आप जितना भी पढ़ो कम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि क्या हम छोड़ें। ठीक है, तो आप जब उसको सिलेबस को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक अच्छे से आपको समझ में नहीं आ जाता उसको रीड करो और उसको समझो। उसकी सॉफ्ट कॉपी तो होनी चाहिए, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी आई होप कि आप सभी के पास होगी। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो अब ले लो, कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा लो उसका, और अपने जो भी स्टडी टेबल हो, अपने स्टडी रूम में उसको रखो। और फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो और बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले। ठीक है, आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले यही बेसिक बुक पढ़ो आप। इनको पढ़ोगे जब आप, और जो वीडियो देख रहे हो तो इसको एक दो बार देखो। ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे कि आपको कौन से पॉइंट नोट करने हैं, तो फिर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कि हम बताते जाएंगे कि आप यहाँ पे कितने लिख सकते हो, जो क्या हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब सपोज हम ये कहानी पढ़ रहे हैं कि माया ने ऐसे ऐसे किया, मम्मी से पूछा, जो जो भी है, जो भी स्लाइड में आपको दिख रहा है। तो अभी तो आपको, जो जिसको नहीं पता, ना तो सिलेबस पता है, ना तो ये पता है कि हमको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या ना आप कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हो, तो ना तो आपको ये पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमारी सरकार से कितने क्वेश्चन उठाए जाते हैं प्रत्येक साल, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कितने क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो फिर आपको तो जब कुछ नहीं पता होगा तो जितना भी आपको दिखेगा वो तो आपको इम्पोर्टेंट ही लगेगा। ठीक है, कि मैं ए टू जेड उतार लूँ, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, किसी का भी वीडियो देखे वो जितना बता रहे हैं आप उतार लेते हो। ये अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। आप पहले उसको समझो, एक बार वीडियो देखो, बुक से पढ़ो। ठीक है, बुक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है, तो आप अब वीडियो जो देख चुके हो आप पढ़ो किताब से। ठीक है, उसको अच्छे से फिर समझो, फिर नहीं समझ में आता फिर वीडियो देखो, देन उसके बाद
आप जब आपको अच्छे से सिलेबस का ज्ञान हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाएगा और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनको देखोगे जवाब, तब आपको समझ में आने लगेगा कि रियल में हमको क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ छोड़नी है। ठीक है, तो यदि आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले तो आप मेहनत करना, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये समझ लो कि हमको कितनी चीज़ें छोड़नी है। ये मत सोचो कि कितनी चीज़ पकड़नी है, पकड़ना बहुत कुछ है। ठीक है, और जिस दिन आप ये समझ गए, अपना दिमाग डेवलप कर लिए कि मुझे कितनी चीज़ छोड़नी है, और ये आपको हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होगी, कभी कभी आप हेजिटेट भी हो जाओगे, कुछ समझ में भी नहीं आता। हम लोग भी जब स्टार्ट करते थे तो कुछ ऐसा ही होता था, कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या करूं, ये सिलेबस, फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, फिर किताब कहाँ से क्या इसका लिंक करूं। बट आप इसको यदि 1 महीने रेगुलर करते हो, जो न्यू है मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है, अभी बिल्कुल जीरो लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो, उनके लिए बता रही हूँ मैं। तो पहले आप इतनी चीज़ें समझो, और जब आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बताते जाएंगे कि क्या कैसे करना है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ वीडियो से आप पास नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। बुक पढ़ो आप वीडियो देखने के बाद, उसको समझो, देन उसके बाद नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देखो, तिबारा वीडियो देखो, मतलब एक टॉपिक को ऐसे पढ़ो जब पढ़ो कि वो टॉपिक फिर आपसे कभी ना भूले। ठीक है, फिर आपको उसमें से क्या, क्यों, कब, कैसे, इतने क्वेश्चन निकालने हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, कब से है ये, कैसे है ये सारे 4, मतलब कि मेनली 4 डब्ल्यू आप रख लो, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन। ठीक है, इतने में आपके सारे क्वेश्चन जो है उसके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी नोट्स बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, बट अभी आप लोग नोट्स जो भी बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं बना सकते हो, हम लोग बताते जाएंगे आपको कि आप ये नोट कर लो। बट जो मैं बता रही हूँ, तो यदि आपको रियल में सक्सेस होना है, ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बात का बुरा लगे तो सॉरी, बट बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। सो पहले आप सिलेबस पढ़ो, देन बुक पढ़ो, वीडियो देखो, समझो उसको 2-3 बार, क्योंकि यदि आप पहली बार पढ़ोगे तो यदि मैं गलत बोल रही हूँ तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम आपने गलत बोला। ठीक है, अभी आपको सबको सारी बुक इम्पोर्टेंट लग रही होगी, आपको ये नहीं पता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्यों लग रही है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना, क्या छोड़ना, हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं यही फोर्स करूँगी, और एक बार नहीं, अपने कई सारे वीडियो में हम बोल चुके हैं कि जो भी आप सभी हो, तो प्लीज़ पहले आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसकी पहले अच्छे से रणनीति बनाओ, सिलेबस पढ़ो, उसको समझो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, आप फिर बुक पढ़ो। ठीक है, वीडियो तो देख ही रहे हो, उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, वरना अभी आप एक क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी तैयार कर लोगे नोट्स बना बना के, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, ना तो रिवीजन कर पाओगे, ना कुछ समझ पाओगे। तो आप लोगों, आई थिंक कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो गया होगा। सो यदि आप बनाना चाहते हो नोट्स अभी, फिर भी आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो हम लोग बताते चाहेंगे कि ये आप लिख लो, तो आप नोट्स बना सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। बट यदि आपको सच में सक्सेस होना है फ्रेंड्स, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अब हम बात करें, एक और क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों में से न्यूज़पेपर रेगुलर कौन कौन पढ़ता है। तो जो भी पढ़ता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो करता है, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों का तो मुझे नहीं लगता कि, अब भगवान ही जाने उनका क्या होने वाला है, जो कि एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब आते हैं अपने पॉइंट पे। यदि आपको ये अभी नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे क्या है, देन आज हम आते हैं अब अपने पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या था, विवादों का समाधान था। तो हमने क्या किया कि
जो माया थी, माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा अमेरिका की घटना। अमेरिका की घटना में देखा कि जो पुलिस अधिकारी था वो रंगभेद के कारण ही एक अश्वेत व्यक्ति को कैसे उसके गर्दन पे अपने घुटने रख के मार डालता है। ठीक है, वो चिल्ला रहा था, मुझे थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रही, पैर हटा लो। जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, आप में से आई होप कि सभी लोग देखे होंगे। तो यदि नहीं देखे हो तो आप लोग उसको जाके देखना कि उस व्यक्ति को कैसे इसके खिलाफ देश में, अमेरिका में तो हुआ ही था, कई अदर कंट्री में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था कि कैसे उस बंदे को सिर्फ रंग भेद के कारण मार डाला गया था। ठीक है, क्योंकि वो अश्वेत था। तो वहाँ तो यही रीज़न बताया जा रहा था, अब उसका मेन कारण पता नहीं है, बट न्यूज़ वाले यही दिखा रहे थे कि उसको रंग भेद के कारण पुलिस अधिकारी जो था तो उसको मार डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कई बार क्या होता है कि हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित होता है। ठीक है, अब एक समूह ये मान लेता है, समूह की छोड़िए, यदि आप किसी से अपना काम मनवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सपोज ये आपका काम नहीं मान रहा, मतलब आपकी बात नहीं मान रहा है, आप इससे थोड़ा ज़्यादा बलिष्ठ हो, बलवान हो, होशियार हो, तो आप क्या करोगे? अपना काम मनवाने के लिए इस बंदे को हड़काओगे, उसको धमकी दोगे, मान जाओ वरना मैं ये करूँगा, वो करूँगा। ठीक है, तो मतलब उसको क्या करोगे? आप टॉर्चर करोगे कि ये मान जाए। और ये सबसे अच्छा तरीका भी रहता लोगों के पास कि जो भी आपसे कमज़ोर हो उसको डरा धमका लो, मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, और यही होता है, लिंचिंग के केस इतने ज़्यादा आ रहे हैं सिर्फ इसी के कारण कि लोग मतलब क्या करते हैं कि उसको डरा के, धमका के, मारपीट करके ये बात साबित, अपनी बात साबित करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि दूसरों के समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित समझा जाता है। ठीक है, विवाद तब उभरता है, विवाद उभरता कब है आखिर? तो जब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी विभिन्न संस्कृति हो गई, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हो गए, अलग अलग क्षेत्रों से लोग हो गए, इनमें आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग हो गए कि कोई अमीर गरीब हो गया, या कि एक दूसरे के साथ जो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जिनका थोड़ा 36 का आंकड़ा चलता रहता है, तो उनमें से क्या होता है कि विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा ये नहीं कि अब विवाद सिर्फ उसी में उत्पन्न हो सकता है कि संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों या आर्थिक पृष्ठभूमियों से जो अलग हैं उनसे भी विवाद हो सकता है। विवाद तब भी हो सकता है जब लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, किया जा रहा है। अब यदि हमारे साथ ही कोई भेदभाव करे तो हम कब तक सहेंगे कि किसी न किसी दिन तो हम आवाज़ उठाएंगे ही ना। तो आखिर ये तो एक विवाद का ही रूप लेगा, क्योंकि जब आवाज़ उठाएंगे तो सामने वाला तो सुनेगा नहीं, वो भी अपनी आवाज़ उठाएगा। फिर हो गया, पहले आवाज़ उठी, फिर लाठी उठी, फिर डंडे उठे, फिर पता नहीं कहाँ तक अस्पताल तक पहुँच गए, कोई मर गया, कोई बचा रहा। ठीक है, तो मतलब ये सब विवाद का ही कारण है। देन उसके बाद क्या होता है कि लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, मतलब मारने का तरीका जो वही था, मारपीट वाला तरीका भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। जब लोग ऐसा हिंसात्मक तरीका अपनाते हैं तो लोग क्या होता है कि उनसे डरने लगते हैं, बोलते हैं कि ये आतंकवादी है, ये गुंडा है, इससे बच के रहना, किसी को भी मार सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी धाक जमा रखी है कि यदि इसकी बात कोई नहीं मानेगा तो ये मार देगा। तो लोगों में क्या होता है, भय उत्पन्न हो जाता है या असुरक्षा की भावना फैल सकती है। और सरकार, यह जिम्मेदारी होती है सरकार की कि वह विवादों को समाधान करे। ठीक है, विवादों का समाधान करे। तो ये जितने सारे विवाद होते हैं तो सरकार की, यानी कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी विवाद हो रहे हैं उनका समाधान करे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या जाते हैं, न्यायालय जाते हैं। हमारी किसी से भी लड़ाई हुई, सरकार का ही अंग है न्यायालय, आपको पता है। हम न्यायालय जाते हैं, वहाँ अपने विवाद का समाधान उनसे मांगते हैं। ठीक है, मतलब कि न्याय मांगते हैं अपने लिए, और न्याय मिलता भी है। ठीक है, देर मिले लेकिन मिलता है। देन उसके बाद बात करें यदि, तो हमने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ा
और यह समझे कि मतलब पढ़ें और यह समझे कि इनके समाधान में क्या-क्या भूमिका निभाती है, ठीक है? क्या भूमिका निभाती है सरकार। तो कुछ विवादों को पढ़ते हैं देन समझते हैं कि सरकार आखिर जो गवर्नमेंट है वो समाधान में जो विवाद है उनके समाधान में क्या-क्या भूमिका निभाती है। तो सबसे पहली बात, धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़काने का मतलब कि हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी-कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर या उससे क्या करने लगते हैं कि पत्थर या उससे क्या बोलते हैं उसको, पत्थर या उससे रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौके पर बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या करते हैं लोग, या तो कहीं सपोज धार्मिक जुलूस यानी कि उत्सव निकालना। अब यदि एक हिंदू अपनी रैली निकालना चाहता है, ठीक है? मतलब कि अपना जुलूस निकालना चाहता है, एक मुस्लिम भी अपना जुलूस निकालना चाहता है और दोनों ही एक ही रास्ते से जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों अपने अपने धर्म को मानते हैं, ठीक है? अपने अपने धर्म का जुलूस निकालना चाहते हैं। जब दोनों ही रास्ते में फंसे तो कोई उसमें से क्या होता है कि कोई भी मतलब कि रास्ते में या तो ट्रैफिक जाम लग जाएगा, निकलने में समस्या हो जाएगी, या तो क्या होता है कि कई बार लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं, मतलब कि लड़ाई शुरू कर देते हैं। पहले मैं निकलूंगा, वो बोलता पहले मैं निकलूंगा, ठीक है? अब रास्ता तो एक ही है, जाना तो एक ही दिशा में है, जगह एक ही है। अब पहले कोई भी निकल जाए, बट ऐसा कोई सोचता नहीं। क्या बोलते, पहले मैं निकलूंगा, वो बोलता पहले मैं निकलूंगा, और इसी तरह बहस छिड़ जाती है और इसी तरह फिर मारपीट होने लगती है, ठीक है? तो यहाँ पे वही बताया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कई बार हिंसा भड़काने का खतरा भी रहता है। यहाँ से हिंसा भी भड़क सकती है, वही जो हमने बात की। और कभी-कभी क्या होता है कि जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी-कभी जुलूस में पत्थर फेंकने या उससे बंद करने के लिए, मतलब कि जुलूस के लोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। मतलब उत्तेजित मतलब क्या हो गए कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि लोगों को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। जो भी उनके हाथ में आएगा, पत्थर या कुछ भी आता है, वही मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो कहाँ का जुलूस कहाँ का कुछ, बस वो दोनों ही आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। तो पत्थर मार के रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? कि मैं पहले जाऊं और वो बाद में जाए। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है, तो सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है? आपने देखा होगा कि जब भी हमारे कोई भी, यदि हमारे दुर्गा माँ का जुलूस निकलता है या ईद बकरीद में जो भी जुलूस निकाला जाता है, वहाँ पे हमेशा पुलिस रहती है, ठीक है? हर एक क्षेत्र में गली गली पे जुलूस जब निकाला जाता है तो आपको बिल्कुल पुलिस तैनात मिलेगी, ताकि आसानी से हम क्या करें, जुलूस निकाल सकें, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम्स ना हो, लोग आपस में लड़े भिड़े नहीं, अपना आसानी से जाएं और अपना काम करें और फिर चले आएँ। इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है पुलिस, ठीक है? तो सरकार खासकर क्या होती है कि पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में जुलूस तो ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप देखो कि पुलिस की जो भूमिका उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन था, ठीक है? तो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन था, वहाँ पे पुलिस ही सबसे मेन रोल जो था पुलिस ही कर रही थी, ठीक है? डॉक्टर तो कर ही रहे थे, लेकिन पुलिस सबसे ज़्यादा मेन रोल कर रही थी कि वो लोगों को रोकना, उनको ये मतलब समझाना कि भाई इधर से इधर मत जाओ, ये ऐसा मत करो, लोगों की हेल्प करना। तो इस टाइम पे सबसे अहम रोल जो है कोविड-19 में पुलिस और डॉक्टर वालों का है, ठीक है? तो यहाँ पे कई सारे मतलब वो लाठीचार्ज हुए, बहुत कुछ हुआ, उनको भी प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी, मजबूरन उनको भी लाठी चलानी पड़ी, ठीक है? मतलब ये लॉकडाउन में आपने टिकटॉक में भी देखा होगा, जो भी देखते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाए गए थे। सो खैर यहाँ पे बात करें तो पुलिस मतलब कि ऐसे भी जो भी जुलूस निकलते हैं, उनमें सबसे भूमिका महत्वपूर्ण जो होती है, वो पुलिस की होती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है, ठीक है? ताकि विवाद का समाधान निकल सके। जो पुलिस होती है
वो क्या करती है, एक जगह पे लोगों को बैठाती है, उसका समाधान करवाती है कि आप थोड़ा पहले चले जाओ या आप थोड़ा बाद में चले जाओ, ठीक है। मतलब कि जैसा भी जो कंफर्टेबल हो, तो थोड़ा थोड़ा वेट कर लो आप लोग, ताकि दोनों का काम हो सके और दोनों ही बहुत ही शांतिपूर्ण अपना काम निपटा के आ सकें, ठीक है। देन अब हम बात करें यदि नेक्स्ट की, तो यहाँ पे जो अगला विवाद है, विवाद सिर्फ हमारा सामाजिक आर्थिक रूप से भी नहीं हो सकता है, भौगोलिक रूप में भी कई ऐसे हैं विवाद जो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं, ठीक है। हमने देखा धर्म का विवाद, संस्कृत का विवाद था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी नदियाँ हैं वो भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ राज्यों से क्या होती है, बहुत सी नदियाँ, जैसे आप अब गंगा रिवर जो है हमारी, उसको ही ले लो, वो हिमालय से निकलती है पूरा इधर सीधे आके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब यहाँ से वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पूरा बिहार, यहाँ से आते हुए पश्चिम बंगाल सीधे यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ भी कई इसके मतलब कई राज्यों में विवाद के कारण बन जाते हैं। उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है कि कौन नदी किस नदी का पानी ले रहा है, ठीक है। कौन सा राज्य कितना इसके पानी का उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, तो उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि कावेरी नदी के पानी था, ये कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। ये काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है, ठीक है। लगभग 1957 से शायद इसका विवाद चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट शायद इसी टाइम से कुछ चल रहा है इसका विवाद, और आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। तो क्या हुआ कि पानी को लेकर विवाद चल रहे हैं। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है, ठीक है। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो कि कावेरी नदी कितने कितने राज्यों में बहती है, कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। और इसमें से ये एक विवाद का कारण भी है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो पहला स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृष्णा राजा बांध पानी में भरा हुआ पानी के कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, यानी कि जो बेंगलुरु शहर है उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध, ठीक है, अब तमिलनाडु में मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना कि मतलब ऊपर साइड कृष्णा सागर बांध बना हुआ है कावेरी नदी के, और नीचे मेट्टूर बांध बना हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कृष्णा सागर और मेट्टूर बांध वो किस नदी पे बनाया गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये किस नदी पे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसको डिटेल से समझना हो तो आप यूट्यूब में सर्च करना, दिव्य एजुकेशन नाम से एक चैनल है जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जितने भी नदी तंत्र है उनको समझाया है। तो वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी ज्योग्राफी की, और पॉलिटी भी आप यदि इंटरेस्टेड हो लक्ष्मीकांत की, तो वहाँ पूरा कवर करा रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरा यही सिर्फ लक्ष्य है कि आप लोगों के एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। और आप में से कई लोग होंगे कि जो अदर यूपीएससी के अलावा भी कई सारे फॉर्म भरे होंगे, और जो नहीं भरे होंगे मैं उनके लिए बात बताना चाहूँगी कि पहले आप छत में चढ़ने के लिए छोटी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हो ना, राइट। उसी तरह पहले आप कोई छोटी यदि नौकरी मिलती है तो उसे इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, उसे ले लेना और फॉर्म भरते रहना आप लोग, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। यदि हमारा लक्ष्य है तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यदि हमें रास्ते में कुछ मिल रहा है तो उसको हम क्यों छोड़ें। यहाँ तक जाने के लिए यदि हमको पहले यहाँ कुछ मिल रहा है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, एक हमारे पास
रहेगा कि चलो यूपीएससी नहीं हुआ तो हमारे पास कोई जॉब तो है, मतलब हम फालतू नहीं रहेंगे, ठीक है। या और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहेगा और आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यदि कोई भी फॉर्म निकलते हैं, कोई अच्छी वैकेंसी आती है, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए और उसको दीजिए, ठीक है। नहीं भी करिए तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम से कम यही पता चलेगा। और पेपर पास करके छोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होगा कि मैंने इसको पास किया फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो हालांकि छोड़ना नहीं है, जो भी मिले आपको ले लेना है। देन उसके बाद आपका जो टारगेट है उसको तो आप पाओगे ही, ठीक है। उसको नहीं छोड़ना है, लेकिन जो भी हमारे रास्ते में यदि मिल रहा है हमको, तो उसको छोटा बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम बात करें यदि, तो क्या हुआ कि तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो अब यहाँ पे कर्नाटक और जो क्या है तमिलनाडु है, तो दोनों के जो तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए पानी से इसी नदी के मतलब इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई होती है। तो इसमें ये सबसे बड़ा विवाद का कारण अभी तक बना हुआ है, ठीक है। ये कावेरी नदी है, इतने विवादों के कारण भी ये अभी भी शांति से एकदम से बह रही है। देन उसके बाद क्या हुआ कि दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। अब आपसे ये दोनों बांध आप नोट कर लेना, ठीक है, कि दोनों बांध कावे कृष्णा सागर और जो मेट्टूर बांध है वो किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। और ये जितना हम बोल रहे हैं आप नोट कर लेना, ठीक है। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का जो मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है, ठीक है। मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा। कृष्णा सागर बांध कहाँ है, कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध कहाँ है, तमिलनाडु में। जो मेट्टूर बांध है उसमें पानी कब भरा जा सकता है, जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा, तभी मेट्टूर बांध में पानी आ सकता है, ठीक है। जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए, ठीक है। जब अब दोनों ही राज्यों को पानी चाहिए, दोनों ही राज्यों की ज़रूरत है पानी की, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि यदि कृष्णा सागर बांध में तो पानी ठीक है मिल जाएगा, लेकिन तमिलनाडु में यदि कृष्णा सागर बांध से यानी कर्नाटक से पानी नहीं छोड़ा जाता है तो तमिलनाडु में नहीं आएगा। और आपको पता है कि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, ठीक है, जितनी भी नदियाँ हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, वो सारी हमारी जो वार्षिक वर्षा होती है तो वर्षा के आधार पर है कि मतलब यदि बारिश होगी तो ठीक है उसमें पानी रहेगा, लेकिन बोले तो मौसमी है, ठीक है। यदि बारिश होती है तो पानी रहता है, बारिश नहीं होती है तो फिर गर्मी के महीनों में उनमें कम पानी रहता है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं तो वो जो पानी यदि गिरा तो ठीक है, नहीं गिरा तो फिर यहाँ पे पानी नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने देखा कि उत्तर भारत की जो नदियाँ होती हैं, यहाँ की जो रिवर हैं, तो इनमें क्या होता है कि पानी वहाँ भरा रहता है, ठीक है। यहाँ से जो ये जितनी भी रिवर हैं यहाँ पे पानी भरा रहता है, क्योंकि यहाँ के बर्फ़ पिघलने के कारण भी पानी भरा रह सकता है, पानी भरा रहता है। कुछ यहाँ पे झीलें होती हैं जिनके कारण भी वो अंदर से पानी उनका रिस के जब भी पानी नहीं रहता तो वो क्या करती है, अंदर पानी उसका जमा रहता है, जो कि आप कहीं भी खुदाई करोगे तो आपको उत्तर भारत में पानी मिल जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत एक तो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पठारी है, वहाँ पे ज़्यादा ना तो पानी है और मौसम के आधार पे है कि जब वर्षा हुई तो पानी मिलेगा, नहीं हुई तो पानी मिलेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा तो इसीलिए विवाद का कारण बना हुआ है। यहाँ पे फिर क्या करती है राज्य सरकार, कि केंद्र को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अच्छे से समझना हो
तो आप वहीं जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे दिव्य एजुकेशन, आपको मिल जाएगा, जियोग्राफी के सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डिटेल से समझ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करें तो समानता एवं न्याय। समानता की बात करें, ठीक है, समानता का मतलब सबको समान अधिकार। समानता और न्याय ये भारत में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें दिया गया है, ठीक है। जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, उसमें समानता और न्याय जो है इनके बारे में ये दोनों ही वर्ड हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, क्योंकि प्रस्तावना के जितने भी वर्ड हैं उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। उसके जितने भी वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समानता का मतलब सबको समान अधिकार, न्याय का मतलब कि सबको न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक यह है कि मतलब उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। जो भी लोकतांत्रिक सरकार है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो उसका क्या है कि मुख्य विचारों में से एक है कि उसका जो भी न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना, कि वो सबको न्याय दिलाएगी, सबको समान अधिकार दिलाएगी। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। न्याय और समानता को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करें हम तो इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा पर अब कानून रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें आप बताना कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में कहा गया है। तो किस आर्टिकल में, हमारे जो संविधान में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। तो आप लोग इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देन मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि वो कौन से आर्टिकल में था, बट आप लोग अभी बताना कि इसमें कौन से आर्टिकल में ये है। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। हमने इसके जो 1-2 लेसन पढ़े उनमें हमने अच्छे से समझा कि कैसे भेदभाव थे, कैसे विविध लोगों के साथ कैसे भेदभाव किए जा रहे थे, कि उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा था, गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, जहां वो रहते थे वहां रहने नहीं दिया जा रहा था, मतलब हर तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उनके पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, और कई अन्य लोगों ने जो जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, ठीक है। क्योंकि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी पढ़ी थी कि कैसे उनको कोई भी रिक्शा वाला नहीं बैठा रहा था, क्योंकि वो एक महार जाति के थे, क्योंकि वो एक निम्न जाति के थे, इसलिए वो नहीं बैठा रहे थे कि हम भी अछूत हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, आपको पता है क्यों। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते थे। इसके बाद हमने देखा था कि और भी कई लोग थे जिन्होंने इसकी प्रताड़ना बचपन में झेल चुके थे। तो ये देखकर उन्होंने कहा था कि मतलब यह प्रथा अमानवीय है, यह न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, ठीक है। किसी को भी न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सबके साथ बराबरी का अधिकार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कि कोई उच्च कुल का हो या निम्न कुल का हो, SC ST हो, OBC हो, कोई भी जाति वर्ग का हो, न्याय तभी उसको मिल सकता है जब वो समान हो। सिर्फ न्याय वर्ड लिख देने से किसी को न्याय नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो यही बात संविधान निर्माताओं ने कही थी, इसलिए हर एक क्षेत्र में उनको ध्यान में रख के संविधान का निर्माण किया गया है। देन उसके बाद था कि सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करती है कि न्याय और समानता की ज़रूरत जो भी होती है तो ज़रूरत को पहचानती है, और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते, ठीक है। टाइम से हर एक जाति वर्ग के लिए, मीन्स की जो भी अभी निचले वर्ग के हैं उनके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं ला रही है, औरतों के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं ला रही है, किसानों के लिए। तो सरकार भी क्या है टाइम पे कदम उठाती रहती है।
जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा की जाती है, जिसके मद्देनज़र सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई। जो भी योजनाएं थी लड़कियों के लिए, सुकन्या योजना, जितनी भी योजनाएं थी चलाई ताकि लड़कियों को मारा ना जाए, उनको बोझ ना समझा जाए, उनकी भी अच्छे से लड़कों के समान ही देखभाल किया जाए और लड़कों के समान ही पूरा अधिकार दिया जाए। आपको पता है कि पहले पिता की संपत्ति में सिर्फ लड़कों का अधिकार होता था, ठीक है। लेकिन अब कानून जो नया बना है उसमें पिता की संपत्ति में लड़की और लड़के दोनों का बराबर का अधिकार होता है, जिसमें जिसको भी नहीं पता रहा हो वो आप नोट भी कर सकते हो कि अब जो कानून बना है नया उसमें लड़के और लड़की दोनों को ही पिता की संपत्ति में अधिकार है, ठीक है। हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी में बहुत ही इसको डिटेल से समझेंगे कि कैसे क्या बात कही गई थी। इसका मतलब क्या है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता था जितना कि लड़कों को देता था, ठीक है। अभी भी है, कहीं पे जाओ तो देखो कहीं ना कहीं तो आखिर वो जो पहले की भावना बनी हुई है वो उत्पन्न ही हो जाती है। बट अब वो लड़कियों को कोई बोझ नहीं समझा जाता है। पहले तो क्या था कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, इतना ज़्यादा उनको बोझ समझा जाता था कि ये लड़कियां हो गई, बताओ क्या करेंगे। इसीलिए सरकार ये सारी योजनाएं लाई लड़कियों के लिए, दलितों के लिए, औरतों के लिए, ताकि उन सबको भी समान अधिकार मिल सके, ठीक है। ये धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी, ठीक है। सरकार ये जितनी भी योजनाएं लाए, लाडली लक्ष्मी, सुकन्या योजना और भी बहुत सारी योजनाएं, उनसे क्या होगा कि लड़कियां अपने साथ होने वाले जितने भी अन्याय हैं उनसे छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के लिए यदि हम एग्जाम्पल लें तो सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जो लड़कियों की फ़ीस थी वो बिल्कुल कम कर दी गई है। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लड़कियों की फ़ीस कम है, साथ साथ लड़कों की भी फ़ीस कम कर दी गई है, ठीक है। और लड़कियों को पहले कहीं कहीं स्कूल में लिफ्ट ऑफ साइकिल मिलता था, तो अब लड़की लड़कों सबको मिलने लगा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम लड़कियों के साथ व्यवहार, मतलब लड़कियों को उठाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे लड़के जो हैं वो दबते जा रहे हैं, ठीक है। यदि हम सरकार जितनी भी प्रावधान ला रही है तो लड़कियों के लिए ला रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर लड़कों के अधिकार का हनन होता है। इसलिए सरकार अब दोनों का ही ध्यान देते हुए बहुत सारी योजनाओं में सुधार किया है। जैसे स्कूल कॉलेज में है तो लड़के और लड़कियों को, हालांकि लड़कियों को कुछ ज़्यादा छूट दी जाती है, तो लेकिन लड़कों को भी अब कुछ छूटें मिलने लगी हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ये मत समझना कि हर सरकार लड़कियों के लिए भी बस काम कर रही है। हर किसी के लिए सरकार काम कर रही है, तभी आज देश चल रहा है। वरना सरकार यदि एक पक्षी में काम करे तो देश नहीं चल पाता, ठीक है। और एक लोकतांत्रिक देश जहाँ इतनी विविधताओं वाला हमारा देश है, फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है, सबको ध्यान में रखकर, तभी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। सो अब आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। और नोट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो ठीक है, वरना आप बताना, फिर से हम लोग फिर आपको नोट्स की पीडीएफ, मतलब कि आपको नोट्स टाइप में पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, या इसी में से आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे, मतलब कि क्या क्या आप लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, लेकिन पहले जितना मैंने बताया आप उतना करो जो न्यू है, ठीक है। और जो तो पहले से पढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि नोट्स हम कैसे बनाते हैं। और हाँ, जितना आपको मैंने अस्पृश्यता का अंत पूछा कि किस आर्टिकल में, इसका आंसर भी ज़रूर देना है। और उसके बाद आपको ये भी ज़रूर बताना है कि आप में से न्यूज़पेपर डेली कौन कौन फॉलो करता है, ठीक है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो, ठीक है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।